गुड इवनिंग सिमरन। गुड इवनिंग सर। आ जान दो 5 मिनट में, बाकी बच्चों की क्लास चालू करते हैं ना। ओके सर। गुड इवनिंग शुभ। चलो अपन लोग क्लास स्टार्ट करते हैं फिर, है ना। कल की क्लास तक समझ में आ गया था, क्लियर है सब। यस सर। ठीक है, तो कल हम लोगों ने लिमिटेशंस पढ़ ली थी पूरी कि भाई लिमिटेशंस क्या क्या होते हैं ऑडिट की। उसके बेनिफिट्स हम लोगों ने समझे थे, फायदे क्या क्या होते हैं ऑडिट के, ये वाली। एक छोटा सा टॉपिक और अभी अपने को आज पढ़ना है, रिव्यू एंगेजमेंट। अब रिव्यू एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है? ठीक है, जहां पे आपको ऑडिट नहीं करनी है, जहां पे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिव्यू करने हैं, ठीक है, उसको हम लोग रिव्यू एंगेजमेंट बोलते हैं। तो ऑडिट में और रिव्यू करने में फर्क होता है। ऑडिट जो होती है वो डिटेल्ड होती है, थॉरो प्रोसीजर्स उसमें करे जाते हैं परफॉर्म, लेकिन रिव्यू के अंदर आपको उतना काम नहीं करना होता है। यू जस्ट हैव टू रिव्यू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट दे आर मेड इन अकॉर्डेंस विद द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क और नॉट। बस इतना ही आपको देखना है। ठीक है, तो जब आप ऑडिट नहीं कर रहे हो लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सिर्फ रिव्यू कर रहे हो, तो ये एक आपका एग्जांपल है लिमिटेड अश्योरेंस का। तो यहाँ पे आप रीजनेबल अश्योरेंस नहीं ऑफर कर सकते हो। रिव्यू अगर आप कर रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, तो आप सिर्फ लिमिटेड अश्योरेंस ऑफर कर सकते हो, है ना भाई। फर्क है दोनों चीजों में। अगर हमने ऑडिट नहीं किया, सिर्फ रिव्यू ही किया है, तो हम क्या रीजनेबल अश्योरेंस ऑफर कर सकते हैं क्या हमारे क्लाइंट को कि नहीं हम रीजनेबल अश्योरेंस दे देंगे? नहीं दे सकते ना, सिर्फ लिमिटेड अश्योरेंस ही दे सकते हैं। अब इसमें होता क्या है, क्यों ये कराई जाती है? देखो क्या होता है कि सब कंपनीज को पहली बात तो ऑडिट कराना जरूरी नहीं है, जैसा कि हमने प्रीवियसली ये चीज समझी थी। वॉलेंट्री भी कुछ कंपनीज होती हैं या बिजनेसेस होते हैं जो अपनी ऑडिट करवाते हैं
जिनको कि रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं होता है। अब हर कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट नहीं हो सकती है। जब कोई छोटा ही बिजनेस है, कोई से फॉर एग्जांपल कोई सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस कर रहा है, कोई पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहा है, उनका टर्नओवर भी बहुत कम है और उनको बाय लॉ दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू हैव द ऑडिट। तो ऐसी कंपनीज जो हैं वो ऑडिट कराएं, तो उससे हो सकता है कि जो कॉस्ट उनको ऑडिट कराने की आएगी उतना बेनिफिट नहीं होगा। सो दे कैन एंगेज अ प्रैक्टिशनर ओनली फॉर द रिव्यू ऑफ ये रिव्यू करने के लिए उसको एंगेज कर ले कि आप बस हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू कर दीजिए, आप उनको पूरी ऑडिट मत कीजिए। ठीक है, इससे भी थोड़ा बहुत अश्योरेंस एटलीस्ट हमको मिल ही जाएगा, है ना। जो भी लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे देखते हैं, सिर्फ अगर बैंक देखता है या कोई देखता है, तो उनको एक लिमिटेड अश्योरेंस मिल जाएगा। ठीक है, हमारे ऐसे लोग नहीं है जिनको की रीजनेबल अश्योरेंस की जरूरत होगी। तो उसके पर्पस के लिए आप लोग यहाँ पे क्या करा सकते हैं, रिव्यू करा सकते हैं। क्लियर है भाई, सिंपल सी बात है, समझ में आ गई यहाँ पे, यस और नो। Yes, sir. ठीक है, तो कंपनी विच इज नॉट लीगली रिक्वायर्ड टू हैव एन ऑडिट में चूज टू हैव अ रिव्यू ऑफ इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंस्टेड। The review will still provide some assurance to user, but it is likely to cost less and less disruptive than an audit. The procedure will mainly focus on analytical procedures and inquiries of management. In particular, no test of controls will be performed. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्या होता है कि ऑडिट में आपको कुछ प्रोसीजर्स पढ़ाए गए हैं जो आप यहाँ पे परफॉर्म करते हो एविडेंस लेने के लिए, है ना। एविडेंस के आपको इकट्ठे करने होते हैं, तो उसके लिए अलग अलग तरीके के प्रोसीजर्स आपको हम लोग पढ़ाएंगे यहाँ पर। ठीक है, वो हम देखेंगे क्या होते हैं। तो अब प्रोसीजर्स होते हैं बेसिकली हमारे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, एक प्रोसीजर्स होते हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर्स होते हैं, इस तरीके के प्रोसीजर होते हैं। तो आपको ये जो कंट्रोल टेस्ट करने का काम है, ये रिव्यू करते वक्त फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपका फोकस किसके ऊपर होगा, या किस तरीके के प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जाएंगे, एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जाएंगे और इंक्वायरी करी जाएगी। अदर देन कोई प्रोसीजर आप परफॉर्म नहीं करेंगे। तो देखो आप ये बात याद रखना कि जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करते हैं, तो जो प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जाते हैं वो मेनली दो ही प्रोसीजर्स परफॉर्म होते हैं। एक आपके एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जाते हैं, एंड दूसरे आपके जो प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जाते हैं वो इंक्वायरीज परफॉर्म की जाती हैं। ठीक है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स के एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे रेशियो आपने अगर कैलकुलेट करना सीखा होगा, रेशियो एनालिसिस किया है आप लोगों ने, हाँ या ना। Yes, sir. ट्रेंड एनालिसिस पढ़ा है, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा, ट्रेंड एनालिसिस नहीं पढ़ा कभी आप लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ा होगा। चलो कोई बात नहीं पढ़ा तो रेशियो एनालिसिस तो पढ़ा है सबने। तो आप रेशियो कैलकुलेट करते हो तो उससे आपको पता चलता है कि भाई चीजें कितनी खराब है, चीजें कितनी सही है, ये सब पता चलता है आपको यहाँ पे कि भाई कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कितनी खराब है कितनी सही है, उससे हम लोग एनालाइज कर सकते हैं रेशियो से, यस और नो, Yes, sir. है ना। तो उस तरीके के प्रोसीजर्स, यहाँ पे दो चीजों को कंपेयर करके आप एनालाइज कर रहे हो, उसको हम लोग एनालिटिकल प्रोसीजर कहते हैं। तो आप जनरली जब रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करते हैं, खाली सिर्फ रिव्यू ही करते हैं, तो सिर्फ जो प्रोसीजर्स परफॉर्म करे जाते हैं वो सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जाते हैं। ज्यादा डिटेल प्रोसीजर्स आप लोग परफॉर्म नहीं करते, और उसके अलावा मैनेजमेंट से इंक्वायरीज कर लेते हैं कुछ। ठीक है भाई, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो। Yes, sir. ठीक है, अब इसके लिए भी देखो यहाँ पे ISRE। ठीक है, अब आपको स्टैंडर्ड्स में बता दूं क्या क्या है। जो मेनली हमारे को स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं वो IAS पढ़ने हैं बेटा, है ना। ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, और सॉरी इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जो आपको यहाँ पे ऑडिटिंग के लिए गाइडेंस देंगे। ठीक है, अभी किसने बनाए क्या बनाया वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ऐसे ही आपके पास इवन अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिव्यू करते हैं, आप उसकी ऑडिट नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू कर रहे हो, तो रिव्यू कैसे होगा, कैसे किया जाएगा, उसके लिए भी देयर आर सर्टेन स्टैंडर्ड्स जिसको हम ISRE कहते हैं। और वो कहता है ISRE कि भाई ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है कि परफॉर्म करना प्राइमरी इंक्वायरी एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ताकि प्रैक्टिशनर ये कंक्लूड कर सके कि क्या उसके अटेंशन में ऐसी कोई चीज आई है जिससे कि वो ये माने कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यहाँ पर मटेरियल रिस्पेक्ट्स में
फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डेंस में नहीं बनाए गए। इट इज अ नेगेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, सी इट इज अ नेगेटिव स्टेटमेंट जहां पे आपको प्रोसीजर्स परफॉर्म करना है और एविडेंस कलेक्ट करने हैं और ये कंक्लूड करना है कि आपके अटेंशन में, आपके ध्यान में ऐसी कोई चीज नहीं आई है जिससे कि आपको ये विश्वास हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इन अकॉर्डेंस विद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क नहीं बनाया गया। आगे भी बात समझ में यहाँ पे क्लियर है, यस और नो? आगे भी समझ में, आगे पढ़े, जल्दी बताओ, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो ये हमारे रिव्यू एंगेजमेंट के पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव रहते हैं। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव होता है। अब देखो, ये एक छोटा सा टॉपिक है कि भाई यहाँ पे इन्होंने इस कंसेप्ट को थोड़ा सा डिटेल में समझाया है कि इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या है। तो जैसे कंपनी फॉर्म होती है, ये आपने 11th के अंदर कुछ कंसेप्ट पढ़े होंगे। जैसे भी कंपनी फॉर्म हो गई तो कंपनी अपने ओनर्स, अपने शेयर होल्डर्स, अपने मेंबर्स से एक अलग लीगल एंटिटी क्रिएट हो जाती है, एक अलग पर्सन क्रिएट हो जाती है। वो एक ऐसा पर्सन होता है जिसको हम लोग आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। पढ़ा ये कंसेप्ट आप लोगों ने 11th में, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से बिजनेस करने को कि जब आप एक अलग सेपरेट लीगल एंटिटी पर्सन के फॉर्म में बना करके और आप जब बिजनेस करेंगे, इसको हम लोग इनकॉर्पोरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई इसको यहाँ पे हम? इसको हम यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन कहते हैं। इवन कंपनी इनकॉर्पोरेट ही होती है, उसको कंपनी को इनकॉर्पोरेट ही करना पड़ता है। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन सिर्फ कंपनी का नहीं होता, जो भी बिजनेस आप इस तरीके से करोगे वो इनकॉर्पोरेशन या फिर कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस कहलाएगा। ठीक है, कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज इनकॉर्पोरेट होती है, एलएलपी इनकॉर्पोरेट होती है। ठीक है, और दूसरी भी जो भी बिजनेसेस हो सकते हैं, यूएस में चल जाओगे तो वहां दूसरे तरह के फॉर्म्स ऑफ बिजनेस आपको मिलेंगे कि वहां पे एलएलसी भी होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, एलएलसी उसको कहते हैं। इंडिया में एलएलपी होता है, कंपनी होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, ट्रस्ट होते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, तो जब भी आप इस तरीके से बिजनेस करेंगे जहां पे आपको एक आर्टिफिशियल पर्सन फॉर्म करना है, उसको हम लोग इनकॉर्पोरेशन कहते हैं। आ गया समझ में क्लियर है इनकॉर्पोरेशन वर्ड का मतलब, यस और नो? Yes, sir. यस सर। ठीक है, सो कंपनी इज ओनली एन एग्जांपल टू दी वर्ड इनकॉर्पोरेशन। तो बिजनेस आप सोल ट्रेडर पार्टनरशिप में करते हो, लिमिटेड कंपनी स्टेटस ऑफर प्रोटेक्शन टू इन्वेस्टर, दे कैन नॉट बी हेल्ड पर्सनली रिस्पांसिबल फॉर द कंपनीज डेथ। द क्रिएशन ऑफ लायबिलिटी कंपनीज रेफर्ड टू एज इनकॉर्पोरेशन। तो कंपनी को क्रिएट करना, ठीक है, एक लाइबिलिटी कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी को क्रिएट करना, उस प्रोसेस को हम लोग इनकॉर्पोरेशन कहते हैं। अब वंस अ बिजनेस इज इनकॉर्पोरेटेड, जब आपका व्यापार इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, जब आपका बिजनेस इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, इसका दिस विल क्रिएट द फॉलोइंग इम्प्लीकेशन। आज से आपका लीगल डिस्टिंक्शन हो गया, आपकी कानूनी आइडेंटिटी आपके बिजनेस की और आपकी अलग अलग हो गई, दो अलग अलग पहचान है, दो अलग अलग व्यक्ति हैं आप, है ना भाई? यस और नो? लीगल डिस्टिंक्शन हो गया दोनों की आइडेंटिटी के अंदर। पढ़ा ये कंसेप्ट आप लोगों ने? कंपनी फॉर्म हो गई तो दो अलग अलग व्यक्तियों की तरह पहचानी जाएंगी, जो अलग अलग पर्सन की तरह आइडेंटिफिकेशन होगा। ठीक है, तो जैसे आपका बिजनेस जब इनकॉर्पोरेट हो जाता है ना, तो उस बॉडी की का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, कोई फिजिकल वो आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन फिर भी इन दी आईज ऑफ लॉ उसको हम अलग एक सेपरेट पर्सन कंसीडर करते हैं। ठीक है, आपको नहीं दिख रहा, मुझे नहीं दिख रहा, कानून को दिख रहा है, इतना सा। आ गया भाई समझ में? क्लियर है यहाँ तक, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, दी अपॉर्चुनिटी ऑफ ओनर इन्वेस्टर्स टू डीचेस देमसेल्व्स, तो उनके पास एक मौका मिल जाता है कि वो अपने आप को बिजनेस के ऑपरेशन से अलग कर सकें। ठीक है, आप किसी बिजनेस के ओनर हो सकते हो विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। अब मैं रिलायंस के शेयर्स खरीद सकता हूँ, when I'll be buy the shares, I become the owner of the Reliance। एक सर्टेन प्रपोर्शन में उसकी कंपनी के शेयर खरीदे तो मेरे पास भी ओनरशिप आ गई। ओनरशिप आ गई जैसे शेयर्स खरीद लिए बेटा, हाँ है ना, सुनो? Yes, sir. ठीक है, सो वंस यू, ये मौका आपको मिल गया कि आप किसी भी बिजनेस के ओनर बन सकते हैं और अपने आप को उसके ऑपरेशन से, उसके काम से दूर रख सकते हैं। ये मौका आपको सिर्फ इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस में ही मिलेगा। अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में ये पॉसिबिलिटी इस चीज की थोड़ी कम होती है, संभावना कम होती है। ठीक है, और इसके साथ साथ, इनकॉर्पोरेशन के साथ साथ आपको बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए मैनेजर्स की जरूरत पड़ती है।
ठीक है, इनकॉर्पोरेशन के बेनिफिट्स होते हैं, शेयर होल्डर्स को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिलता है, लेकिन एक दिक्कत और है, शेयर होल्डर्स को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन कैसे मिलता है? लायबिलिटी का कंसेप्ट पढ़ा है आप लोगों ने? लिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट नहीं पढ़ा? पढ़ा ही पढ़ा भाई, जल्दी बताओ। वैदिक, Yes, सिमरन, sir. लिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट पढ़ा है? Yes, sir. पढ़ा है. शुभ, सिमरन, Yes, sir. Yes, sir. पढ़ा है. सबको क्लियर है क्या होता है लिमिटेड लायबिलिटी कंसेप्ट? बताओ फिर, किसको कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी कंसेप्ट? क्या होता है, बेनिफिट क्या है उसका? सर, जो शेयर होल्डर की लाइबिलिटी होगी वो जितने का शेयर होएगा उसी तक लिमिटेड होएगी, बाकी नहीं होता। हाँ, शेयर होल्डर्स के शेयर्स तक लायबिलिटी लिमिटेड होती है, वो भी फेस वैल्यू तक। उसके बियॉन्ड उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है बिजनेस के डेब्ट्स को लेकर के। ठीक है, बिजनेस की लायबिलिटीज को लेकर के वो सिर्फ अपने शेयर की फेस वैल्यू तक रिस्पॉन्सिबल है, या शेयर पे अनपेड अमाउंट तक रिस्पॉन्सिबल है, बियॉन्ड उसके कोई जिम्मेदारी उसकी नहीं है। अब चाहे भले किसी कंपनी पे करोड़ों रुपए का ही डेप क्यों ना हो, लायबिलिटी क्यों नहीं हो, आप उस हद तक ही रिस्पॉन्सिबल जितने के आपने उससे शेयर्स खरीदे थे। ठीक है, तो ये इनकॉर्पोरेशन का बेनिफिट्स है, लेकिन इसके साथ एक अलग डिफिकल्टी आती है। हालांकि मैं ये चीज आपको पढ़ा चुका हूँ कि शेयर होल्डर्स की और डायरेक्टर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है ना, मैनेजमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। शेयर होल्डर्स वांट टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स, हाउएवर डायरेक्टर्स एंड मैनेजर्स वांट टू मैक्सिमाइज देयर रिम्यूनरेशन। भाई मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं अगर कंपनी का मैनेजर हूँ, डायरेक्टर्स हूँ, मैं इस डील में हो सकता है ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि मैं कैसे पैसा ज्यादा कमाऊंगा, कि यार शेयर होल्डर्स है, किस चीज से ज्यादा कंसर्न रहोगे आप खुद से कंसर्न रहोगे ना? यस और नो? Yes, यस sir. सर। ठीक है, शेयर होल्डर्स चाहे चाहते हैं, शेयर होल्डर्स का तो इंटरेस्ट इसी चीज के अंदर है कि भाई ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जो है इकट्ठा हो, ज्यादा कम से कम हम लोगों को खर्चा करना पड़े। वो कैसे होगा? वो कम खर्चे होगा करके होगा, कम सैलरीज दे करके होगा, इन सब चीजों से होगा। तो शेयर होल्डर्स वांट टू मैक्सिमाइज देयर वेल्थ, और सब अपनी अपनी अपने अपने पैसों को बढ़ाना चाहते हैं ना, तो एक दूसरे के अगेंस्ट में कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट हो जाता है। तो अब बिजनेस का ऑपरेशन शेयर होल्डर्स के हाथों में नहीं होता। बिजनेस का ऑपरेशन किसके हाथों में होता है? वो मैनेजमेंट के हाथों में होता है, वो डायरेक्टर्स के हाथों में होता है। एंड फॉर देयर ओन पर्पसेस दे कैन मैनिपुलेट दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अपनी पर्पसेस के लिए, अपने उद्देश्यों के लिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। आगे समझ में क्लियर है यहाँ पे? यस और नो, ये चीज? यस सर। ठीक है, जब आप इनकॉर्पोरेट नहीं करोगे बिजनेस को तो एक अलग चीज हो जाएगी, फिर बिजनेस और आप एक ही व्यक्ति हो। ठीक है, लेकिन जब आपका बिजनेस इनकॉर्पोरेट हो गया, अब यहाँ पे चीजों में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। ठीक है, और इसी वजह से बेसिकली ऑडिट कराना जरूरी होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ कंसेप्ट इन लोगों ने डिस्कस किया, अकाउंटेबिलिटी, एजेंसी एंड स्टीवर्डशिप। मैं समझा देता हूँ। अकाउंटेबिलिटी का मतलब उस पोजीशन में होना कि आपको आपके एक्शंस के लिए जो है वो लायबल ठहराया जा सके। ठीक है, उस चीज को हम लोग अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, आपने कोई काम किया तो आपकी जिम्मेदारी उस काम को लेकर के, आपके एक्शंस के लिए आपकी जिम्मेदारी होगी। ठीक है, तो means people in a position of power can be held to account for their actions, and they can be compelled to explain their decision and can be criticized or punished if they have abused their positions. ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि भाई हम लोग चाहते हैं कि भाई जो लोग काम कर रहे हैं, जिन लोगों ने एक्ट किया है, उनको उनके काम के लिए आप उनकी अकाउंटेबिलिटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिटरमाइन कर सको। भैया ये आपने किया है, इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, ये करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? अगर ऐसा नहीं होगा तो लोग काम अपना सही नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि दे विल नॉट रिमेन रिस्पॉन्सिबल, किया जो किया हो गया जो हो गया। ठीक है, तो आपको अकाउंटेबिलिटी डिटरमाइन करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी? यस और नो? यू हैव टू क्रिएट द अकाउंटेबिलिटी। आप लोगों को जिम्मेदारी जो है वो क्लैरिफाई करनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लैरिफाई करनी पड़ेगी कि हाँ भाई हर पर्सन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन किस काम के लिए जिम्मेदार होगा। दिस शुड बी द द सेंट्रल कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस।
है ना? ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए हम लोगों को यहाँ पे, ये सोचो। जल्दी बताओ भाई, नहीं करना चाहिए? अकाउंटेबिलिटी डिटरमाइन नहीं करनी चाहिए? करना चाहिए। करना चाहिए ना? ठीक है, तो क्योंकि अगर नहीं करोगे तो अब कंपनी चल रही है, डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको चला रहे हैं, कल को उनके एक्शन से पैसा डूब गया, ठीक है, जिम्मेदारी किसकी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ठीक है, ये डिटर्मिनेशन होना चाहिए ताकि उसको सजा दी जा सके, उसको पनिश किया जा सके, है ना? बिना उसके जो है वो यहाँ पे लोग अपना काम नहीं करेंगे, समझिए इस चीज को, है ना? तो इन्होंने बोला कॉर्पोरेट गवर्नेंस के चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे इस बात को, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ कि अनलेस एंड अनटिल द अकाउंटेबिलिटी इज नॉट क्लैरिफाइड, लोग अपना काम अच्छे से नहीं करेंगे, क्योंकि उनको इस चीज का डर नहीं है कि मेरे एक्शंस के रिजल्ट्स जो होंगे वो मुझे ही सहना पड़ेगा। ठीक है, गलती अगर उसकी हुई तो सजा मुझे मिलेगी, जब तक वो चीज नहीं आएगी ना, लोग अपना काम नहीं करेंगे, है ना? यस और नो, लगता है आप लोगों को भी ये चीज? यस सर। है ना? एक ही बच्चे को लगता है, बाकी को नहीं लगता? सिमरन को नहीं लगता? वैदिक को नहीं लगता ऐसा? यस सर लगता है। है ना? यस तो सर। अकाउंटेबिलिटी आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है ना? व्हाट इज एजेंसी? एजेंसी देखो क्या होता है, एक रिलेशनशिप को हम लोग एजेंसी कहते हैं, दो जनों के बीच के। नाउ हु आर दोस टू पर्सन्स? वो दो व्यक्ति ऐसे हैं, ठीक है, उनमें से एक पर्सन प्रिंसिपल कहलाता है, दूसरा पर्सन एजेंट कहलाता है, ठीक है, और प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है एजेंट, उसके ही काम में करता है, प्रिंसिपल के ही कामों में, प्रिंसिपल के जो काम प्रिंसिपल खुद नहीं कर पा रहा है, जहां खुद नहीं पहुंच पा रहा है, वहां वो अपने एजेंट्स को भेजता है जो उसको रिप्रेजेंट करते हैं और उसके बिहाफ पे काम करते हैं। ठीक है, इन कैपेसिटी ऑफ, से फॉर एग्जांपल कि आप रहते हो बॉम्बे में, आपकी कोई प्रॉपर्टी है राजस्थान के अंदर, आप खुद बेचने नहीं जा सकते उसको, आपके पास टाइम नहीं है, तो यू विल अपॉइंट एन एजेंट, उसको ऑथराइज करोगे कि जाओ वो प्रॉपर्टी यहाँ पे बेच दो, तो वो कर आपका काम ही रहा है। ठीक है, वो जाएगा उस प्रॉपर्टी को बेचेगा, उसको आपने ऑथराइज किया है, वो करके वो काम आपके लिए आएगा, तो वो जब काम कर रहा है वो अपने लिए नहीं कर रहा है, वो आपके लिए काम कर रहा है, वो आपको ही रिप्रेजेंट कर रहा था, है ना भाई? ये इस तरीके के रिलेशनशिप को जब दो जने ऐसे काम करते हैं तो उसको हम लोग प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप कहते हैं या एजेंसी का रिलेशनशिप कहते हैं। आया समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? यस सर। यस ठीक है, सर। तो ये रिलेशनशिप आपको बहुत कॉमनली मिल जाएगा, बहुत सारे, जनरली कोई भी इंसान अगर एम्प्लॉय की कैपेसिटी में काम कर रहा है तो वो अपने बिजनेस का एजेंट ही है, उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, वो अपने बिजनेस को, वो जिस बिजनेस में नौकरी कर रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना? उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यस और नो? यस सर। ऐसे ही अब ये प्रिंसिपल क्यों पढ़ा है, ये प्रिंसिपल उन्होंने इसलिए पढ़ाया है कि देखो कंपनी के फॉर्म में भी, कंपनी जब आप एक कंपनी के बिजनेस फॉर्म को देखोगे, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, लेकिन कंपनी का खुद का दिमाग नहीं है, कंपनी के खुद के हाथ नहीं है, कंपनी की खुद की बॉडी नहीं है, पर्सनालिटी नहीं है, कुछ नहीं है, वो अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकती, उसको एज अ पर्सन तो आपने रिकॉग्नाइज कर लिया, बट हाउ द कंपनी विल एक्ट, द कंपनी विल एक्ट थ्रू इट्स डायरेक्टर एंड मैनेजमेंट, और डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट उसके एजेंट की तरह होते हैं। जब वो कोई काम करते हैं कंपनी का, तो वो अपने लिए नहीं करते, वो कंपनी के बिहाफ पे करते हैं। एक सेकंड ना। हाँ भारती हिंदू भाई बोलो। नहीं नहीं, बोलो ना। नहीं, बस अभी घर आए ही था। हाँ, कर दो ना, क्या दिक्कत है? कर देंगे विड्रॉ, उसको बोलना आजा विड्रॉ करा ले, अपनी फीस मांग लेना आप तो बस उससे। हाँ, अपने कोई ऑब्जेक्शन थोड़ा है, सर को बोल दो, कॉम्प्रोमाइज हो गया पार्टीज के बीच में, ठीक है। मॉर्निंग बुला लो आप, 10 साढ़े 10 बजे कॉम्प्रोमाइज लिखवा के ले आएंगे वो लोग। ठीक है। हम्म हम्म। नहीं नहीं, करवा देंगे, है ना?
मैं सर को एक बार इंटीमेट कर देता हूँ, सर ये है, कल करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फीस का उनको बोलना कल ही लेके आ जाओ, आपके हाथों हाथ ही ऑर्डर करा लूंगा, क्या दिक्कत है। हाँ हाँ, बस वो या वो क्या, फिर अच्छा नहीं लगता है यार बॉस को बोलना, फिर वो दिक्कत हो जाती है ना। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, करा देंगे। हाँ हाँ, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। मैं यहाँ पे क्या बोल रहा था, तो एजेंसी का कंसेप्ट आप अगर कॉर्पोरेट फॉर्म में देखोगे तो होता यही है कि जो भी डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, मैनेजमेंट है, दे आर रिप्रेजेंटिंग द कंपनी। तो जब वो कोई भी काम कर रहे होते हैं तो वो किसके बिहाफ पे काम करते हैं, किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना भाई, हाँ या ना, यस और नो। Yes. अब जब आप इस चीज को समझ रहे हो कि हमारे जो डायरेक्टर्स है, मैनेजमेंट है, वो कंपनी के एजेंट की कैपेसिटी में ही काम करते हैं। कंपनी प्रिंसिपल है, जो कंपनी खुद नहीं कर पा रही है उसको रिप्रेजेंट वो अपने एजेंट के थ्रू कर रही है, और वो काम हो रहा है। ठीक है। एजेंट की कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं, लेकिन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है, वो ये बनती है कि अपने प्रिंसिपल के इंटरेस्ट का ध्यान रखना, अपने प्रिंसिपल के हितों का ध्यान रखना, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कि आपके प्रिंसिपल को लॉस हो, है ना, बनती नहीं बनती यहाँ पे, यस और नो। Yes, sir. ठीक है, एक कंसेप्ट में स्टीवर्डशिप का भी समझाया। स्टीवर्डशिप मींस मतलब वो व्यक्ति जिसको कुछ रिसोर्सेज हैंड ओवर किए गए हैं, जिसको ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल कि आप अपने घर से गए, आपके घर में बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, और आपने गार्ड अपने घर के बाहर बिठा दिया, तो गार्ड बिकम्स स्टीवर्ड टू योर रिसोर्सेज। सामान आपका है, गुड्स आपके हैं, लेकिन ध्यान वो रख रहा है। ठीक है, तो इस तरह की रिलेशनशिप को स्टीवर्डशिप कहते हैं, है ना। तो अब इवन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द मैनेजमेंट आर स्टीवर्ड्स टू द कंपनी, क्योंकि शेयर होल्डर्स ने अपने रिसोर्सेज उन लोगों को हैंड ओवर कर दिया, अपना पैसा उनको दे दिया कि भैया इसको आपको संभालना है, और उसकी कुछ जिम्मेदारियां बनती है। भाई आप अपने घर के पास गार्ड को रख के जाओगे तो उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं है कि भाई वो आपके घर का ध्यान रखेगा, अच्छे से रखेगा, है या नहीं है, यस और नो। Okay. हाँ यही चीज, इसी तरीके का रिलेशनशिप डायरेक्टर्स के साथ भी कंपनी का होता है। ठीक है, शेयर होल्डर्स के रिसोर्सेज का, कंपनी के रिसोर्सेज के डायरेक्टर स्टीवर्ड होते हैं। प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप इन लोगों के बीच में एग्जिस्ट करता है, और कंपनी जो काम कर रही है, ठीक है, उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह ये लोग अकाउंटेबल होते हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी है इन चीजों को लेकर के। आया समझ में, क्लियर है यहाँ पे, यस और नो, ये चीज Yes, sir. Clear. आ गए, तीनों कंसेप्ट समझ में आ गए, क्या क्या पढ़ लिया एक कंसेप्ट सर, एक हमने अकाउंटेबिलिटी समझ ली क्या है ये, क्यों इसको हम लोग इस जगह पे पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्यों जरूरत है इसकी, एजेंसी का रिलेशनशिप क्या है, स्टीवर्डशिप क्या है, क्लियर है भाई सबको, आगे पढ़े, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप पढ़ लेंगे, इसको कहते हैं। Yes, sir. ना, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप दो जनों के बीच का रिलेशनशिप है जहां पर ट्रस्ट ज्यादा एग्जिस्ट करता है, जहां पे विश्वास ज्यादा एग्जिस्ट करता है, गुड फेथ है। ठीक है, क्या होगा कि देखो, ट्रांजैक्शन जब दो अजनबियों के बीच में हो रहा है ना, आप और मैं अगर एक दूसरे को नहीं जानते और एक दूसरे से कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो मैं मेरे इंटरेस्ट के बारे में सोचूंगा और आप अब मेरे इंटरेस्ट के बारे में सोचोगे, है ना, दोनों कॉशियस रह करके अपना ट्रांजैक्शन करेंगे, होगा नहीं होगा, जैसे नो, मैं मेरे अधिकारों के बारे में सोचूंगा, आप अपने अधिकारों के बारे में। और मैं जब आपको नहीं जानता तो मैं कॉशियस हूँ, मैं ध्यान रख रहा हूँ चीजों का, मैं खुद से जिम्मेदार हूँ, और आप अपना ध्यान रख रहे हो। ऐसा होगा भी अगर आप नहीं जानते हो किसी को और ऐसे पर्सन के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हो, यस और नो, Yes, sir. है ना, इकोनॉमिकली डिसीजन लोगे आप, आपको पता है। लेकिन इफ आई से इस चीज को इस तरीके से चेंज कर दिया, आप अपन कोई ट्रांजेक्शन अपने पेरेंट्स के साथ ही कर रहे हो, ठीक है, एक पार्टी आप हो, एक आपके पेरेंट्स हैं, तो आप उस जगह पे एक ऐसा रिश्ता है, विश्वास है कि आप अपने हितों के बारे में, आप अपने इंटरेस्ट के बारे में खुद से नहीं सोचा, बोल रहे हैं मेरे पापा ही तो है, मेरी मम्मी तो है, इनके साथ लेन देन है, तो ये मेरा नुकसान थोड़ी ना करेंगे। ठीक है, ये मेरे साथ धोखा थोड़ी ना करेंगे, होगा नहीं होगा, एक गुड फेथ आप लोगों के बीच में है, तो आप अपने खुद के बारे में नहीं सोच रहे हो उस टाइम पे, आप ने ये सब चीजें सामने वाली पार्टी के ऊपर छोड़ दी कि यार हम लोगों के बीच में इतना गुड फेथ का रिलेशनशिप है,
तो इकोनॉमिकली मैं नहीं सोचता हूँ, जो सामने वाला है वही सोच लेगा मेरे बारे में। यस और नो, हाँ या ना? क्लियर है ये चीज? समझ यस में आई बात मेरी, हाँ या ना? होगा फर्क दोनों ही ट्रांजेक्शन्स में। जब आप किसी अजनबी के साथ ट्रांजेक्शन करोगे, आप किसी दूसरे पर्सन, ऐसे पर्सन के साथ ट्रांजेक्शन करो जिसका साथ आपका एक गुड फेथ का रिलेशनशिप, तो फर्क होगा ट्रांजेक्शन्स के अंदर। आप अपने इंटरेस्ट के बारे में कहाँ ज्यादा सोचेंगे, अजनबी के साथ सोचेंगे या ऐसे पर्सन के साथ सोचोगे, कहाँ सोचोगे ये बताओ? स्ट्रेंजर के साथ। ऑफ कोर्स सी बात है सर, स्ट्रेंजर के साथ ही सोचेंगे। नाउ जब कॉर्पोरेट सिनेरियो में इस चीज को हम लेकर के आ गए, तो कंपनी और उसके डायरेक्टर्स के बीच में भी इसी तरीके का रिश्ता एग्जिस्ट करता है। कंपनी में दिमाग नहीं है, कंपनी का खुद का कोई दिमाग है ये बताओ? नो सर। हाँ सर। नहीं, कंपनी का खुद का कोई दिमाग नहीं है बेटा, वो अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकती है। डायरेक्टर्स उस पोजीशन में है, ठीक है, जहां पे कंपनी और उसके शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो गुड फेथ का रिलेशनशिप है ना? ऐसे केसेस में सामने वाली पार्टी की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, ठीक है। अगर तुम किसी स्ट्रेंजर के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हो ना, तो मैं ये नहीं बोलूंगा स्ट्रेंजर को सोचना चाहिए यार तुम्हारे बारे में, तुम गलत नहीं कर रहे हो। ये तुम्हारी बेवकूफी है कि अगर तुम वहां पर अपने हितों के बारे में नहीं सोचे, अपने इंटरेस्ट। This will be completely your mistake if you are transacting with someone, a stranger, someone, the person who you don't know. तो अगर वहां पे आपने अपना इंटरेस्ट नहीं सोचा है, तो वो आपकी गलती है ना? आप ही गलती है भाई ये तो। यस और नो? यस सर। यस सर। लेकिन अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे थे और आपने अपने इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचा, दैट्स ओके। यहाँ पेरेंट्स की जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है कि भैया वो पर्सन जो आपके साथ ट्रांजेक्शन कर रहा है, ही इज ट्रस्टिंग अपॉन यू, he or she does have a good faith upon you, वो आप पे विश्वास करता है, तो उसके इंटरेस्ट के बारे में आपको भी सोचना पड़ेगा। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो जाती है, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी ज्यादा? आपने नहीं सोचा तो क्या हो गया अपने बारे में, बट आप ट्रांजेक्शन किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कर रहे थे जिसके ऊपर आप गुड फेथ रखते थे, तो उसकी जिम्मेदारी भी बनती थी आपके इंटरेस्ट के बारे में सोचने में, है ना? यस और नो? यस सर। ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स के बीच में भी भाई इसी तरीके का रिलेशनशिप है, और डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वजह से और ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। कंपनी के डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी के रिस्पेक्ट में और ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि आपके और शेयर होल्डर्स के बीच में, आपके और कंपनी के बीच में इसी तरीके का फिड्यूशियरी रिलेशनशिप का, फिड्यूशियरी उसका गुड फेथ का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। तो कंपनी के डायरेक्टर्स को और ज्यादा ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से कंपनी के डिसीजंस लेने चाहिए, अपने ओन सेल्फिश पर्सनल इंटरेस्ट को छोड़ करके। आया समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? यस सर। ठीक है। डायरेक्टर्स कंपनी के स्टीवर्ड्स भी हैं, वो कंपनी के रिसोर्सेज को संभालते हैं बेटा, ठीक है। शेयर होल्डर्स और कंपनी के डायरेक्टर्स में प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप है, और डायरेक्टर्स अकाउंटेबल है शेयर होल्डर्स को फॉर द वे, जिस तरीके से वो कंपनी को चलाते हैं उसके लिए शेयर होल्डर्स को रिस्पॉन्सिबल होंगे। आगे समझ में बेटा? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? यस सर। ठीक है। ये सब अभी स्टेक होल्डर वर्ड का मतलब समझते हो? स्टेक होल्डर समझते हो? शेयर होल्डर नहीं, स्टेक होल्डर वर्ड बोल रहा हूँ। स्टेक होल्डर समझते हैं कौन होता है? यस सर। ठीक है। स्टेक होल्डर मीन्स होता है वो पर्सन जो कि इंटरेस्ट रखता है कंपनी के अंदर। अब वो सब लोग हो सकते हैं, वो कंपनी के शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, वो एम्प्लॉयज हैं, सबका इंटरेस्ट जुड़ गया ना। कंपनी अगर अच्छा करेगी तो एम्प्लॉयज को भी बेनिफिट है, बंद हो जाएगी तो एम्प्लॉयज की भी नौकरी जुड़ जाएगी। दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, जिन लोगों को गवर्नेंस दी गई है, कंपनी के कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, गवर्नमेंट है, ये सब लोग बेटा स्टेक होल्डर्स की कैटेगरी में आते हैं। आ गया समझ में? क्लियर आप लोगों को? यस और नो ये चीज? यस सर। ठीक है। ये हम लोगों का चैप्टर पूरा बेटा कंप्लीट हो गया है, फर्स्ट चैप्टर। अभी सैटरडे संडे क्लास नहीं है ना, मंडे से क्लास है सीधी। 5 डेज वीकली रहेगी क्लास अपन लोगों की ना। एक चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। मंडे को आप लोग इस चैप्टर को पढ़ के आइएगा, 2-3 क्वेश्चंस इसके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वो अब जब आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो हम लोग अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे।
ठीक है भाई, कोई डाउट हो तो बताओ मुझे। यहाँ पे समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं जो पढ़ा रहा हूँ? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है ना? तो इसको हम लोग मंडे को कंटिन्यू करेंगे। आप मंडे को अच्छे से चैप्टर को रिवाइज करके आइएगा ताकि हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है भाई, कोई डाउट हो तो दूसरा कोई बता दो। है कोई डाउट? नो सर। चलिए, चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो गया। मंडे से, फ्रॉम मंडे विल स्टार्ट द सेकंड चैप्टर। बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर।